Hello student, good morning all of you. Welcome all the student in the online platform of Vishwas School Bhunna. Student +1 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका का अर्थ होता है सरकार जो संसद के बनाए हुए नियमों को लागू करती है। तो हमने देखा था कि संसदीय कार्यपालिका होती है, एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है और एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो होती है उसमें राष्ट्रपति होता है देश का मुखिया, और जो संसदीय कार्यपालिका का स्वरूप होता है उसमें प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये आपको कैटेगराइज करना है। भारत में संसदीय कार्यपालिका है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए मजबूर है, उसकी सलाह पर कार्य करता है। कुछ फैसले विवेक से भी लेता है, लेकिन मोटे तौर पर राष्ट्रपति देश का वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इसी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? बिल्कुल स्टूडेंट, अगर हम प्रधानमंत्री की बात का उल्लेख ना करें और भारतीय राजनीति की चर्चा करें तो ये संभव नहीं है कि वो राजनीतिक चर्चा पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम सरकार की तरफ से हर कार्य के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेवार मानते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम प्रधानमंत्री पद को नहीं बल्कि उस पर बैठे व्यक्ति के नाम से सरकार को जोड़ते हैं, जैसे कि मोदी सरकार, जैसे कि राजीव सरकार या कोई दूसरी सरकारें जो रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में और प्रधानमंत्री सब शक्तियों का स्रोत है। इस अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है। अंतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। सबसे पहले तो मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद का मतलब सारे मंत्री हैं। जितने भी मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, संसदीय सचिव भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो सारे मिलकर के मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद में स्वयं प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। अब मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण होता है। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। संसदीय स्वरूप होता है शासन का, उसमें यह जरूरी होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त करे। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। बहुमत का होना प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है, और यही बहुमत जो है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शक्तिशाली बनाता है। जितना ज़्यादा बहुमत होगा प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री का पद उतना शक्तिशाली होगा। आपने देखा कि मोदी सरकार ज़्यादा कड़े फैसले ले पाती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण फैसले ले पाती है। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी को समर्थन है, ज़्यादा इनके एमपी हैं। तो इसलिए जब प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है तो वह अपना पद भी खो देता है। यानी कि लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री के विपक्ष के सदस्य ज़्यादा हो जाएंगे, उसके पास बहुमत नहीं रहेगा, तो प्रधानमंत्री पद भी चला जाएगा। स्वतंत्रता के कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों का तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा, जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त
हो। लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कई दलों को गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये बात है 1989 के बाद की। 1989 तक स्पष्ट बहुमत मिलता रहा। ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकारें रही इस समय में 1989 तक। उसके बाद बहुदलीय सरकारें आने लगी। अनेक राजनीतिक दलों के तालमेल से सरकारें बनने लगी। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार्य होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि सब दल मिलकर के डिसाइड करते हैं कि किस दल का कौन सा नेता प्रधानमंत्री होगा। औपचारिक रूप से जिस नेता का लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि जिसके पास बहुमत का समर्थन हो, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बना देता है, नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री तय करता है कि मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्री पदों और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाता है। इसी प्रकार राज्यों के मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगियों दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है, अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो। लेकिन ऐसी स्थिति में उसे 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब संसद की सदस्यता क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि संसदीय स्वरूप है और संसद का सदस्य ही मंत्री और प्रधानमंत्री हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संविधान सभा में अनेक सदस्यों का विचार था कि मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि जो मंत्री हैं उनका चयन विधायिका को करना चाहिए, यानी कि विधायिका जो है वो ये तय करे कि कौन मंत्री बनेगा। लेकिन ये प्रणाली ठीक नहीं थी। मेरे दृष्टिकोण से प्रांतों के लिए यह स्विस प्रणाली सर्वोत्तम व्यवस्था है, जिसमें विधायिका कार्यपालिका को निश्चित समय के लिए चुनती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में सर्वोत्तम व्यवस्था है जो कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी के हितों का प्रतिनिधित्व और विधायिका का कोई भी दल या समूह न कर सकेगा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। बेगम अजीज रसूल, संविधान सभा वाद विवाद खंड 4 पृष्ठ 635। ऐसा कहा गया अजीज रसूल बेगम द्वारा कि स्विट्जरलैंड की जो प्रणाली है, स्विस प्रणाली, उसके अनुसार जो है मंत्रियों का चयन होना चाहिए। लेकिन इस बात को नहीं माना गया और प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार दिया गया कि वो मंत्रियों की नियुक्ति करे। तो इस प्रकार से ये हुआ। मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित कुछ बातें हैं। संविधान के 51वें संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार जो है समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। पहले ऐसा प्रचलन था 1990, 99, 2003 तक, बल्कि जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित नहीं था। 2003 में 91वें संशोधन द्वारा उसे निश्चित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, संसद के सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर के समर्थन हासिल करने की कोशिश करता, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इससे अनेक राज्यों में भी यह हो रहा था। इसलिए संविधान में संशोधन किया गया कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि मंत्री जो बनेंगे वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 545, तो उसके हिसाब से 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। विधायिका वाले अध्याय में विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसद शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है, कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में कार्य करती है।
सरकार सीधे संसद के नियंत्रण में कार्य करती है। ये हम विधायिका वाले अगले लेसन में और डिटेल में पढ़ेंगे कि संसद सरकार को कैसे नियंत्रित करती है, कंट्रोल कैसे करती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा में अगर सरकार को बहुमत नहीं है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, इसलिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यह है आपका कार्यपालिका से संबंधित प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम आगे इसको बढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।